Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the fourth lecture of vectors, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखेंगे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी अच्छे से सीखेंगे, एकदम डिटेल में। केवल यही सीखेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जिसको अभी तक के किसी भी टॉपिक में डाउट है, ठीक है, जैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, या फिर इनफैक्ट पता ही नहीं वेक्टर क्या होता है, तो वो भैया शुरू से वीडियो देख करके आए मेरा, ठीक है। लेक्चर 1 वेक्टर का, ठीक है। वेक्टर लेक्चर 1 बाई अनुपम आदित्य सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा एकदम यूट्यूब पे, ठीक है। तो आई होप जो सीधे यहाँ पे आए हैं कि डॉट प्रोडक्ट हमें सीखना है, तो उन्हें एटलीस्ट कम से कम ये सारी चीज़ें आती होंगी, या फिर नहीं भी आती हैं, वेक्टर पता है क्या होता है तो आप ये सीख जाओगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, वेक्टर के बारे में बस पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। बाकी मैं सिखाने के लिए हूँ, ठीक है। तो डरना नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि अभी इसको बंद किया, चले गए देखने शुरू से, ठीक है। कोई बात नहीं, देखिए सीखिएगा आप, ठीक है, समझ में आएगा। बस ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए भैया, आज हम लोग शुरू करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अरे, सेलेक्ट करके इसको इधर ले आते हैं, हम उधर समझाने का काम करते हैं ना। चलिए, कलर कौन सा ले लें? ब्लू ले लेते हैं। आइए, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसा इसका नाम है, स्केलर प्रोडक्ट, यानी दो वेक्टर का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो स्केलर दे दे। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके उसको प्रोडक्ट निकाल करके अगर वो स्केलर आता है, ठीक है, तो वो स्केलर प्रोडक्ट ही कहलाता है। जैसे इसमें ना, स्केलर प्रोडक्ट में आप किसी भी दो वेक्टर को का प्रोडक्ट लेंगे तो वो रिजल्ट आपका स्केलर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दो वेक्टर है, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा मेरा थीटा, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या? इसको डॉट से शो करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है इसको डॉट से शो करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, मान लीजिए सी आया, ये वेक्टर नहीं होगा, ये स्केलर होता है, ये स्केलर होता है, हेंस इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्योंकि दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं इस केस में, तो जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक डॉट, बाकी क्रॉस में क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होगा भैया? देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट also known as dot product of two vectors is a way to combine them to produce a scalar। सही बात है। डॉट प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ वे टू कंबाइन टू वेक्टर्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन गिव द स्केलर रिजल्ट, ठीक है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि इसको ऐसे कंबाइन करना है कि जो रिजल्ट आए वो एक स्केलर आए, यानी एक सिंगल नंबर आए। इट इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग, ब्लैक से नहीं, दूसरा कलर, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यानी अगर आपको ये डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए डॉट भी करना है, तो ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करेंगे बी के मैग्नीट्यूड से, और साथ में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इनके बीच में एंगल कौन सा है? थीटा, तो इसका कॉस, कोसाइन यानी कॉस थीटा। यही है आपका स्केलर प्रोडक्ट, या कहें तो डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, यानी उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको कोसाइन के साथ लिखना है, ठीक है। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दिस इज व्हाट, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। काफी आसान है, क्या करना है? ए बी कॉस थीटा, इसी को कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना भाई। ए बी क्या है? मैग्नीट्यूड्स हैं ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। काफ़ी इजी है ना। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ए डॉट
वी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देखते हैं कि भैया स्केलर प्रोडक्ट क्यों ही पढ़ रहे हैं, क्या ही काम है इसका। ठीक है, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जो वर्क निकालते हैं ना, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे डिटेल में। वर्क क्या होता है आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था ना क्लास 9th में, अगर उसको वेक्टर के साथ लिखें तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता था। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क क्या होता है आपका एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, एफ डॉट एस होता है, इसी को एफ एस कॉस थीटा बोल देते हैं, है ना, कैपिटल एस ही लिखते हैं। ठीक है, एफ एस, तो एफ एस कॉस थीटा। आपने क्लास 9th में केवल एफ इंटू एस पढ़ा होगा, क्यों? क्योंकि उस समय आपको वेक्टर नहीं सिलेबस में पढ़ना था, वेक्टर था ही नहीं क्लास 9 के सिलेबस में, तो वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस किए जा रहे थे मौज मस्ती में। ठीक है, आंसर भी सही आ रहा था, क्यों? क्योंकि आपका जो फोर्स था वो जिधर डिस्प्लेसमेंट होता था उधर ही देता था। लेकिन 11-12 में जरूरी नहीं है कि उधर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, कितना एंगल पे लग रहा है, 60 डिग्री पे लग रहा है। ठीक है, ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ आ गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 मीटर। अब तक क्या दिया जाता था आपको, ये फोर्स मान लीजिए 10 न्यूटन का लगाया गया, अब तक क्या दिया जाता था आपको, दिया जाता था कि एकदम इधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इधर ही फोर्स, क्लास 9 तक फोर्स आपको इधर ही मिलता था। इधर मिलता होगा या इधर मिलता होगा, अब किसी एंगल पे मिल रहा है। ठीक है, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी वही वाला फोर्स जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है ना, तो फोर्स का जो इसका जो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में हो वही डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉमन सेंस की बात है भैया, ये फोर्स लगाया 10 न्यूटन, बॉक्स डिस्प्लेस हुआ इधर 5 मीटर, तो इधर डिस्प्लेस होने के लिए क्या ये 10 न्यूटन रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, यानी एफ एक्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 10 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, यानी 5 न्यूटन फोर्स एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इसको 5 मीटर डिस्प्लेस कराया है। बात समझ में आई? तो क्या ये 10 न्यूटन फोर्स ले लेंगे, नहीं, यहाँ पे लेंगे 5 न्यूटन, और तब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 जूल आपका आंसर आएगा। 9-10 में सीधे यहाँ पे 5 जूल दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आपने ऐसा कर दिया, अगर यहाँ पे, अब तो एंगल वगैरह सब डील करेंगे हम लोग, तो किसी एंगल पे दे दिया, तो ये पूरा फोर्स थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है इसको डिस्प्लेस कराने के लिए, गलत। इसको डिस्प्लेस कराने के लिए इधर 5 मीटर कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका एक्स कंपोनेंट, इसका तो एक वाई कंपोनेंट बेकार चला गया ना भैया। साइन 60 लिखेंगे √3/2, 10 √3/2, 5 √3 का कोई मतलब ही नहीं है इधर डिस्प्लेसमेंट में, कोई रोल नहीं है उसका, उसका तो कोई रोल नहीं है। रोल किसका है, इसका है, ये जो 5 न्यूटन लग रहा है इसका है। तो हमें ये फोर्स चाहिए होगा, तो ये कैसे आएगा, एफ इंटू कॉस थीटा ही तो किया है ना। अब आप वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस कॉस थीटा ही तो आया, यही तो आया, एफ एस कॉस थीटा ही आया। समझ में आई बात? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए भैया, तो आई होप ये क्लियर होगा। वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, पावर इक्वल टू होता है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, पावर इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, यानी एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद हो तो बढ़िया है ना, हालांकि ये फिर आएगा भी, है ना, काइनेमेटिक्स में भी आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी आएगा, है ना। पावर तो हर जगह, रेट ऑफ डूइंग वर्क इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है, बहुत जगह आता है, थर्मोडाइनमिक्स में भी आएगा। ठीक है, बहुत जगह आएगा ये। ठीक है, तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी, है ना, कुछ लोगों को यही बात डाइजेस्ट नहीं होती कि पावर इक्वल टू, हमने रेट ऑफ डूइंग वर्क पढ़ा है क्लास 9th और 10th में, अभी तक तो पावर क्या पढ़ते हैं हम लोग, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क अपॉन टी, डेल्टा
अपॉन डेल्टा टी, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर सीधे एकदम आम भाषा में लिखें, पावर क्या पढ़ा था, है ना, वर्क अपॉन टाइम, यही पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, पावर इक्वल टू इस वर्क को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी नहीं होता क्या, डिस्प्लेसमेंट आई मीन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी ही तो होता है, तो पावर मेरा एफ भी ही तो आएगा ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी तो लिख सकते हैं, और ये डॉट प्रोडक्ट ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से ये एफ बी कॉस थीटा आता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी काफ़ी अच्छे से। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता, कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ उनका मैग्नीट्यूड लीजिए और उनके बीच का जो भी एंगल है कॉस थीटा लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, यू विल गेट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। और ये वर्क वगैरह कैलकुलेट करने में, है ना, पावर वगैरह कैलकुलेट करने में डॉट प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ें, बढ़ते हैं, इसको इरेज कर दूं मैं, चलिए, आवाज़ जा रही है ना, आइए, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो बस मैंने समझाया है, और नोट्स वगैरह आपको तो वो वाले मिल ही जाते हैं, मेरे एकदम हैंड रिटन नोट्स हैं वो, है ना, सोचो कितनी मेहनत है, पहले नोट्स लिखो फिर बोर्ड पे भी लिखो समझाने के लिए, कोई बात नहीं, समझाने के लिए जो करना होगा करेंगे। आइए, अब जो एंगल था हमारा, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी दो वेक्टर का, ए डॉट वी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये होता है, ये फॉर्मूला आज के बाद रट लो भैया, एकदम 1 स्टार 2 स्टार जितने लगाना है लगा लो, ए बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, दो वेक्टर अगर ए और बी हो तो ये जो डॉट प्रोडक्ट ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड पे तो कर ही रहा है, एंगल पे भी कर रहा है, थीटा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आपका थीटा, है ना, थीटा इसमें क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है भैया, ये बात ध्यान में रखनी है। और एंगल कैसे देखते हैं, जब दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइंट हो या हेड टू हेड ज्वाइंट हो, ठीक है, तभी उन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो एक्चुअल एंगल होता है उन दोनों के बीच का, ठीक है। आइए भैया, अगर आपका थीटा और किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो सकता है, 0 से 180, इस थीटा का रेंज पता है, पहले लेक्चर में ही बताया था मैंने, ठीक है, इसका रेंज कितना हो सकता है, 0 से 180 के बीच में हो सकता है ना, किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होता है, ये तो पता है, पिछले लेक्चर्स में ही मैंने बता दिया है, ठीक है। अब अगर आपका थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री है, कॉस थीटा स्मॉलर देन 90 डिग्री पॉजिटिव होता है, तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इस केस में आपका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्या है, पॉजिटिव आएगा, कॉमन सेंस की बात है, क्यों, क्योंकि इस केस में थीटा मेरा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएगा, अगर मैग्नीट्यूड्स पॉजिटिव है तो, ठीक है। चलिए, अगर आपका थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, सीधी सी बात है, नेगेटिव आएगा, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कॉमन सेंस की बात है भैया, ठीक है। ये रोल ऑफ एंगल्स वगैरह हो गया, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, रोल ऑफ एंगल इन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। एंगल का लिमिट तो पता है भैया, 0 से या उसके बराबर, और 0 से 180 के बीच में होता है, ठीक है। अगर आपका थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो आपका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, और आपका थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। डायग्राम कुछ ऐसा होगा, अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो दो वेक्टर कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी कुछ ऐसे दिखेंगे, और अगर बड़ा है तो कुछ ऐसे दिखेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पे थीटा 120 से बड़ा है तो इस केस में नेगेटिव, इस केस में पॉजिटिव। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है एक एक बात, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ें, बढ़ते हैं। काफ़ी आसान है डॉट प्रोडक्ट यार, है ना, काफ़ी आसान है, कुछ दिक्कत है ही नहीं, बस एक फॉर्मूला जो है वही पता होना चाहिए, ए बी कॉस थीटा, खत्म, डॉट प्रोडक्ट खत्म। कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं वो सारी चीज़ें भी। रेंज ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
ये किस पे डिपेंड करेगा? कॉस की रेंज पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो फॉर्मूला होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, किसी भी दो वेक्टर का अगर ए बी है तो ए बी कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा का रेंज होगा वही डॉट प्रोडक्ट का भी रेंज होगा, और कॉस थीटा का रेंज क्या होता है? -1 से +1। कॉस थीटा का रेंज क्या होता है? -1 से +1। 0 डिग्री पे ये एट 0 डिग्री कॉस थीटा क्या होता है आपका? 1। तो इस केस में आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी। और ये मैक्सिमम है ना, क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है 0 डिग्री पे। एट 180 डिग्री कॉस थीटा क्या होता है? -1। तो इस केस में आपका डॉट प्रोडक्ट मिनिमम आएगा। कितना आएगा? इसी का जस्ट नेगेटिव माइनस ए बी, और ये मिनिमम है। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर होगा। छोटी सी तो बात है यार। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू पे डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। कितना? मैक्सिमम ए बी और मिनिमम माइनस ए बी। खत्म, है ना। ये था रेंज हमारा। तो रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगा? माइनस ए बी से बीच में जो भी प्रोडक्ट हो और प्लस ए बी तक ये लाई करेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अब कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देख लेते हैं, स्पेसिफिक एंगल पे। खुद सोचिए फॉर्मूला क्या होता है आपका। ये तो 0 और 180 पे देख लिया, मैक्सिमम और मिनिमम देख लिया। ठीक है, 0 180 पे देख लिया कि हमारा डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है। आगे देखेंगे। आवाज़ जा रही है? बिल्कुल जा रही है। अगर आपका एंगल थीटा डिग्री हो, थीटा डिग्री कह रहे हैं, अगर आपका थीटा 90 डिग्री हो, सॉरी ना, आपका थीटा 90 डिग्री हो, यानी पर जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट भी क्या होगा? ए भी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा 90 यानी कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 नहीं हो जाएगा। तो जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कैसे क्लिक किया? इसी फॉर्मूले से आ जाएगा भैया। ए भी कॉस थीटा, यहाँ पे 90 रखेंगे, वैल्यू 0। तो आज के बाद ये बात पता होनी चाहिए। केवल इस पे, इस एक कॉन्सेप्ट पे ना जाने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इतने न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे कि आप, है ना, करते करते थक जाओगे, केवल इस एक इकलौते कॉन्सेप्ट से। ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये बात आज से एकदम, है ना, जैसे अपना नाम याद रहता है वैसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो हमने जो बेस वेक्टर पढ़ा था, आई कैप जे कैप के कैप, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं भैया। यूनिट वेक्टर्स हैं सारे के सारे, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप। तो इनका आपस में जो होगा, यानी आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के डैट के कैप डॉट आई कैप, ये सारा 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट करके पहला पॉइंट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आई होप क्लियर होगा सभी को। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दूं तो यानी आज के बाद ये पता होना चाहिए कि मिनिमम कितना हो सकता है? -AB, मैक्सिमम AB, और 90 डिग्री पे 0। डॉट प्रोडक्ट की कहानी है ये। ठीक है, अभी तक का इतना अगर आपको पता है तो ट्रस्ट में बहुत चीज़ें आप जान रहे हो। ठीक है, इसको भी छोटा कर सकते हैं क्या? करके देखते हैं, कहीं कुछ जगह मिल जाए। कर दिया भैया। चलिए यहाँ पे बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का है। मिटा ही देते हैं। ठीक है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? ये कुछ नहीं, किसी वेक्टर को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करा दो। ये वेक्टर ए है मेरा, इसको इसी से डॉट प्रोडक्ट करा दिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। रिजल्ट क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड भी ए, और साथ में कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। अब सेम ही वेक्टर हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या? 0। तो कॉस 0 लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। तो ओवरऑल ये आएगा ए स्क्वायर। किसको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
एक और एक्सप्रेशन इससे हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। कभी कभी वो ऑप्शंस या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बना के पूछ देता है, ध्यान दीजिएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए, और ए लिख सकते हैं, दोनों मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर डॉट, इधर के एक ए को इधर ले आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं फिर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो इसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी ए कैप इक्वल्स टू ए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन मल्टीप्लाई नहीं, डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाता है। किसी वेक्टर को उसी के यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करने पे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, वही चीज यहाँ पे निकाली गई है, ठीक है। तो अब यहां से एक और कंक्लूजन बेस वेक्टर्स का, अगर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आई कैप से तो रिजल्ट 1, क्यों, ये यूनिट वेक्टर हैं, आई कैप जे कैप दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, आई कैप और आई कैप, ये तो जे कैप नहीं है, दोनों आई कैप हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, ठीक है। और कॉस 0 भी 1, तो ओवरऑल 1, ठीक है। ऐसे ही जे कैप इंटू जे कैप, आई मीन जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा 1, के कैप डॉट के कैप क्या होगा, ये भी 1, ये भी वैल्यू याद होनी चाहिए। यानी यूनिट वेक्टर अगर खुद से ही डॉट प्रोडक्ट करे तो रिजल्ट 1 आता है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ओवरऑल अगर आपको एक फॉर्मूला पता है कि डॉट प्रोडक्ट मींस ए बी कॉस थीटा, जहां पे ए पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा आई मीन जो बीच का एंगल है उसका कोसाइन वाला पार्ट, ठीक है। इतनी चीजें पता है तो अलग अलग एंगल पे है ना, आई कैप जे आई और आई कैप क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, वो भी 1, तो फाइनली आंसर 1। और जब आई कैप और जे कैप का करते हैं तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, कॉस 90 पे वैल्यू 0 होती है, तो रिजल्ट 0, यानी डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा। तो आई होप ये सारी चीजें भी क्लियर होंगी आप सभी लोगों को, ठीक है। यही वही चीज लिखा हुआ है कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल्स टू 1। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा सभी लोगों को, ठीक है। क्लियर है तो एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्या है भैया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी मान लीजिए पहला वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस, बी कहाँ से आ गया, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। बी वेक्टर दिया हुआ है आपको, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और पूछ रहा है इन लोगों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, आइए करके देखते हैं। इनको डॉट प्रोडक्ट करना है ना, ए डॉट बी करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहीं पे, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ए डॉट निकाल रहे हैं, ए डॉट बी डॉट निकाल रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको इससे, फिर 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 इसको इससे, यानी एक दूसरे से एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। 2 4 इंटू 1 6 मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, फिर इसको इससे, इसको इसके, फिर लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। यही करते हैं, वही चीज यहाँ पे करेंगे, देखिए। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा क्या आ रहा है भैया, देखेंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स, तो ए एक्स बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाता है 1, तीनों ए एक्स इंटू बी एक्स हो गया, आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ए एक्स इंटू एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप करेंगे, इसको यहां पे करके दिखाता हूं, ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप कर रहे हैं, तो एक्स इंटू बी वाई तो हुआ, आई इंटू जे 0 नहीं हो गया, परपेंडिकुलर वेक्टर्स आई इंटू जे 0, तो ओवरऑल रिजल्ट 0। यानी कॉमन सेंस की बात है कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, जे को जे के साथ और के को के साथ, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ तो 0 हो जाएंगे, तो बस एक्स बी एक्स, यहाँ पे ए वाई बी वाई, और यहाँ पे ए जेड बी जेड बचता है, बस यही
आंसर यही चीज लिखा हुआ है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं अब। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सही बात है। मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव होता ही है, 2 × 3 इक्वल्स टू 3 × 2 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली ए डॉट बी इक्वल्स टू भी डॉट ए भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन होता ही है भैया, है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 + 6 लिखे हैं, तो इसको आप या तो ऐसे पहले ऐड करो 6 3 9 × 8 × 2 18, या फिर 3 × 2 6 प्लस 6 दूनी 12, ऐसे भी 18। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये भी सही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होने का मतलब क्या है, ए का ये करो आप, या फिर ए डॉट बी करके फिर बाद में जोड़ दो, है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोल देते हैं। अभी नंबर में करके भी समझाया था। तो कम्यूटेटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है डॉट प्रोडक्ट। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कुछ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं भैया, है ना। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को अभी के अभी सॉल्व करेंगे, जल्दी क्विक। हुआ सॉल्व, है ना? नहीं हुआ? कुछ लोग तो मेरे ही साथ करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन 2 तो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ एंगल है, 60 डिग्री है। ये ए है, ये बी है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 4 है, इसका 3 है। पूछ क्या रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेकंड में क्या पूछ रहा है? ए कैप डॉट बी कैप पूछ रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं पहला वाले का। काफ़ी आसान, ए बी कॉस थीटा, फॉर्मूला अभी अभी सीखा है, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड 4 × 3, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 60 है ना, 1/2, यानी 6 पहले वाले का आंसर। दूसरे वाले का, ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं, ए कैप और बी कैप दोनों। ये ए का यूनिट वेक्टर, ये बी का यूनिट वेक्टर। तो जब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इन दोनों के 1 1 होंगे। तो 1 × 1, साथ में cos 60 डिग्री, तो 1/2 उसका वैल्यू। तो यानी ये ओवरऑल ये वैल्यू 1/2। आई होप ये दोनों आंसर क्लियर होंगे। पहले वाले का कितना आ गया? 6, और दूसरे वाले का 0.5। 1/2 मतलब क्या? 0.5। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। इसमें कुछ करना है क्या? देखो तो भैया, इतना आसान है ये सब क्वेश्चन तो, है ना। आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, माइनस के कैप। बी क्या है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। पूछा क्या है? ए और बी में डॉट प्रोडक्ट पूछा है ना। ए डॉट बी पूछा है। क्या करना है? आई को आई के साथ 2, इस फिर -1, फिर -1। ये 0 नहीं आ गया? क्या किया? मैग्नीट्यूड को तो केवल मल्टीप्लाई, आई आई तो खत्म, आई आई तो 1, आई डॉट आई करते हैं, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, ठीक है। सेम एंगल है ना अभी भैया, आई मीन सेम वेक्टर है। तो एंगल 0 डिग्री, तो आई डॉट आई 1, तो केवल 2 बचेगा। 2 × 1 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, तो मल्टीप्लाई करेंगे -1। यहाँ पे -1 × +1 तो -1, तो यानी 2 - 2 इक्वल टू रिजल्ट 0 आ रहा है। इसका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0। और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आने का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, है ना भैया। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन डन, ये भी डन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इसको थोड़ा छोटा कर दें, है ना। तब तक आप भैया जो नहीं किए हैं सॉल्व करें भैया, समय बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। चलिए, है ना। कुछ लोग तो पढ़ते पढ़ते कितने सारे काम कर रहे होते हैं ना, स्प्लिट स्क्रीन वगैरह यूज करते हैं, एकदम काफ़ी हाईटेक लोग हैं। खैर चलिए, थर्ड है, इफ दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, उतना भी बढ़िया नहीं है, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर हैं
तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, कॉस 90 डिग्री पे वैल्यू जीरो होती है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो सी निकल जाएगा। 2 × I 2 माइनस -3 × 2 तो करेंगे तो -6, यहाँ पे सी है तो -C इक्वल्स टू जीरो। किसी को कोई दिक्कत? ये दिख रहा है ना? दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं दिख रहा तो खैर छोड़ो भैया, लिखते हैं यहाँ पे। एक है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ? इसके साथ। 2I कैप माइनस 3J कैप प्लस का C K कैप। बोला है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको C का वैल्यू निकालना है। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट 2, ये -6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -C इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज C इक्वल्स टू -4। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना जल्दी -4, हमारा तो क्लिक ही नहीं किया, या क्लिक करवाते हैं। देखो 2 - 6 -4 -C इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 4 को उधर भेजा तो -C इक्वल टू +4, तो C इक्वल टू -4। अब क्लिक किया, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इफ A B C इक्वल टू 1 और दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, देन फाइंड A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A। हाँ भैया, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना? उसके लिए छोटा सा ही जगह चाहिए, है ना? क्वेश्चन जितना कम से कम स्पेस में आप सॉल्व कर पाते हो, इसका मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्ट्स उतनी ही अच्छी हैं, है ना? जितना कम से कम स्टेप में आप सॉल्व कर पाओ। अब देखिए, यहां से एक चीज आपको अगर याद आ रही हो ये क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन है कि ए बी सी तीनों, है ना, तीन वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, बराबर है, आई मीन तीनों बराबर हैं, ठीक है, और तीनों का वेक्टर सम इक्वल टू जीरो है। देन फाइंड ए डॉट बी, आई मीन सीधी सी बात है कि तीनों का वेक्टर सम है तो ठीक है, इक्वल टू जीरो है। देन फाइंड ए बी प्लस बी सी, ठीक है। इससे आपको क्लिक कर रहा है कि ये तीनों वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे होंगे, क्लिक करना चाहिए। ये तीनों वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे होंगे भैया, ये क्लिक किया कि नहीं किया? करना चाहिए, ठीक है। ये तीनों वेक्टर आपस में 120 डिग्री पे होंगे, तभी इन तीनों का सम जीरो होता है, अगर मैग्नीट्यूड तीनों का बराबर है तो, ठीक है। ये पिछले लेक्चर्स में एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ही सीख रखा है हम लोगों ने, ठीक है। अब जो नहीं सीख रखे वो भैया वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू r। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम रखोगे, थीटा को 120 डिग्री वहां से आएगा, कर लेना, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि अब तो पता होना चाहिए, वो चीज पता होनी चाहिए जो मैं अभी बोल रहा हूं ना। तो 120 डिग्री एंगल आपको दिख रहा है आपस में, एंगल पता है, मैग्नीट्यूड पता ही है, 1 है सबका, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं ना। क्या पूछा है आपको, है ना? क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? A डॉट बी प्लस B डॉट सी प्लस C डॉट ए, यही है ना? हाँ भैया, चलिए, ये क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा होगा, ए बी कॉस थीटा प्लस बी सी कॉस थीटा प्लस सी ए कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ही है तो ए बी तो 1, कॉस थीटा कॉस 120 डिग्री, सब में एंगल 120 डिग्री है, सारे एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो हमें कॉस 120 डिग्री का वैल्यू चाहिए। ये कितना होता है? सोचिए कितना होता है? -1/2 होता है। जिसे क्लिक कर गया बहुत अच्छी बात है, नहीं कर गया, नहीं किया, यहाँ पे ध्यान देखें, ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कॉस 120 डिग्री मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पूछ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव होता है तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला लेक्चर देख के आए भाई, ठीक है। उसका ASTC रूल देख करके आए, केवल उतना ही जरूरी है, देख लीजिए, सीख जाइएगा। तो सब में -1/2 है ना, तो ओवरऑल ये कितना? -3/2 आएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर कितना? -3/2,
ठीक है भैया, इधर c इक्वल टू -4 आ ही गया था। ठीक है, उसका आंसर 0 है ही। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, है ना, सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर होंगे। बस डॉट प्रोडक्ट ही तो करना था, तो इसका ए बी कॉस थीटा, ये बी सी कॉस थीटा, एंगल क्लिक करना चाहिए कि तीनों आपस में 120 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। ये चीज़ें क्लिक करेंगी तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। और नहीं कर रहा है तो फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंगल निकालो बैठ के। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि आपको अगर जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद हैं, आप क्वेश्चन उतना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट हैं, क्या है देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी आपको ये गिवन है, ए डॉट बी गिवन है, और आपको इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी गिवन है ना, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। आपको ये भी पता है और ये पता है, ये पूछा जा रहा है, ये तो नहीं निकल जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। आप एंगल निकाल लो इन दोनों के बीच का। कंडीशन है कि डॉट प्रोडक्ट और साथ में मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो तो निकल सकता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो हम एंगल निकाल सकते हैं, दो वेक्टर का निकाल सकते हैं, पहला क्लियर कि हाँ निकाल सकते हैं। दूसरा, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सही बात है, अगर आपको वर्क निकालना है ना, और क्या कहते हैं, वर्क निकालना है, पावर निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट ही तो हम करते हैं, एफ डॉट एस करते हैं, एफ एस कॉस थीटा वर्क आ जाता है आपका। पावर क्या होता है, बिग कॉस थीटा। ये तो काफ़ी अच्छे से डिटेल में सिखाया है। थर्ड जरा सा इंपॉर्टेंट है, ये था मेरा पहला एप्लीकेशन, इसको थोड़ा छोटा करके ऊपर करते हैं। जो थर्ड वाला एप्लीकेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्या कहता है वो। जो थर्ड एप्लीकेशन है वो कह रहा है, किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट मान लीजिए दूसरे वेक्टर के अलोंग निकालना हो तो डॉट प्रोडक्ट काम में आता है। कैसे आता है ध्यान देंगे। मान लीजिए कोई दो वेक्टर है, ये ए ये बी, ए, रुकिए, नीचे वाले को ए लेते हैं, ऊपर वाले को बी लेते हैं, ठीक है, बी ए, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, ले लिया दो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भैया, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ध्यान से देखिए, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा हुआ, एक्चुअल में ये है क्या, ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, इसका अगर आप ए के अलोंग कंपोनेंट लें तो क्या लेंगे, बी कॉस थीटा ही ना लेंगे। परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा होगा, ये बी साइन थीटा होगा। इस वेक्टर का इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा। वही तो यहां पे लिया हुआ है, बी कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, बी कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इस ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ही है अलोंग ए वेक्टर। समझ में आ रही है। हमें यही अगर निकालना हो, यही पूछ दिया जाए कि बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालिए ए वेक्टर के अलोंग, कैसे, ए को इधर कर दो भैया, आपको बी कॉस थीटा मिल जाएगा। यही तो निकालना था, ए डॉट बी अपॉन ए, खत्म। क्या निकल गया आपका, बी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग ए वेक्टर। जिसका कंपोनेंट पूछा जाए उस, है ना, तो जस्ट ये फॉर्मूला अगर आपको पता है काफी इजीली निकल जाएगा। ठीक है, ए का पूछ दे, अगर ए का पूछ दे तो यहाँ पे ए कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी कर देंगे, तब यहाँ पे ए तो यहाँ पे बी, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, तो आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन कह लीजिए या कंपोनेंट कह लीजिए, डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन ए। किसी को कोई दिक्कत, आई होप नहीं होगी। लास्ट, टू चेक यूनिट वेक्टर, दैट इज इफ ए इज अ यूनिट वेक्टर। हाँ ठीक है, यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए यहाँ पे सिखाते हैं आपको, है ना। इसको इरेज कर दें, सब चीज़ वहाँ पे तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, इरेज करते हैं। बारिश लगता है बहुत तेज हो रही है, खैर, है ना।
बरसात के मौसम में, गाना सुना है ना, तन्हाई के आलम में। खैर, अभी हम लोग तनहा नहीं है, मैं हूं आपके साथ भैया, दीदी लोग भी। ठीक है, चलिए, यूनिट वेक्टर है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो अगर कोई एक यूनिट वेक्टर है, उसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो अगर वो 1 हो रहा है तो हाँ ये यूनिट वेक्टर है, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं है। ए अगर मेरा यूनिट वेक्टर है, उसको उसी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले लें तो 1 ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड 1, चूंकि यूनिट, अगर यूनिट वेक्टर है तो 1, इसका भी 1 होगा। दोनों सेमी वेक्टर हैं तो cos 0 डिग्री तो 1, तो ओवरऑल वैल्यू 1 आनी चाहिए। यानी अगर चेक करना है कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है या नहीं, तो उसको उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर आपका रिजल्ट 1 आता है तो वो यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। टू चेक ऑर्थोगोनल वेक्टर, सही बात है, कोई दो वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल हैं कि नहीं, ये चेक करने का तरीका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट लीजिए उन दोनों का। अगर वो 0 आ गया तो दोनों ऑर्थोगोनल हैं, अदरवाइज नहीं है। ऑर्थोगोनल हो क्या? परपेंडिकुलर। ए अगर बी के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या, वो दोनों ऑर्थोगोनल हैं। ये भी कॉमन सेंस की बात है। ठीक है भैया, तो थ्योरी के हिसाब से तो आज इतना ही पढ़ना है। क्या क्या पढ़ा एक बार क्विक रिकैप करते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कॉस थीटा, थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। 90 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, 0 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम, 180 डिग्री पे डॉट प्रोडक्ट मिनिमम। बस अभी तक जितना पढ़ा है, अगर ये 3-4 लाइन मैंने जो अभी वहां पे खड़ा रह के बोला, वो अगर आप अच्छे से समझ गए, आप आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ गए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप क्वेश्चन करके देखिए, एक एक क्वेश्चन हो रहा होगा आपसे, एकदम अच्छे से होगा। और जहाँ पे थोड़ा बहुत फंसिएगा, हम हैं वहाँ पे, है ना, निकालने के लिए आपको। आइए भैया, क्वेश्चन क्या कहता है? पहले तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। या सॉल्व कर लिया? आइए भैया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो ठो वेक्टर हैं ए और बी, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। अरे भैया, काफी आसान है। ए क्या है आपका? 2i कैप प्लस 2j कैप। बी क्या है? -2i कैप प्लस 2j कैप। 90 डिग्री होगा यार दोनों के बीच का एंगल। ये क्वेश्चन देख के आपको निकालने का जरूरत लग रहा है क्या? ये क्वेश्चन देखिए तो, 2i कैप 2j कैप दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसको मैं अभी मैंने कैसे बोल दिया कि 90 डिग्री होगा? मैंने है ना, डायग्राम के बेसिस पे सोचा। ठीक है, कैसे सोचा देखिए, 2i कैप इधर, 2j कैप इधर, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा। यह है वेक्टर मेरा ए, सोच लिया। बी क्या है? अगेन ये इधर, -2i कैप और ये 2j कैप। इसका रिजल्टेंट ठीक 45 डिग्री पे आएगा, और ये 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री पे। इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है, 90 डिग्री नहीं होगा क्या? डायग्राम के बेसिस पे कितना जल्दी आया। अगर आप ऐसे सोच पा रहे हो, ट्रस्ट मी, काफी आगे हो आप, है ना। बड़े बड़े क्वेश्चंस तो है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब कुछ लोग इस पे क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनका। क्या करते हैं भैया, ये भी कॉस थीटा करेंगे ना, कीजिए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ ठीक है, करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका भैया, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कीजिए डॉट प्रोडक्ट, 2 × -2 -4 +4 इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट 0 0 इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये कब पॉसिबल है? जब आपका थीटा, आई मीन कॉस थीटा आपका 0 हो गया, है ना, तो थीटा आपका 90 डिग्री हो गया। अब आप चाहे तो ऐसे करो, ऐसे भी जल्दी हो रहा है, लेकिन हाँ, डायग्राम के बेसिस पे सोचो तो और जल्दी। मैंने वैसे सोच लिया तो थीटा मेरा 90 डिग्री, इसका आंसर यही था, 90 डिग्री आंसर। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज दिस देन फाइंड अल्फा इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है भैया, अल्फा निकालना है अगर आपका ए यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या? सबका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए,
आई मीन इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर का? तो अंडर रूट 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 1 होना चाहिए अगर ये यूनिट वेक्टर है तो, और जो है ही, तो हमें अल्फा की वैल्यू पूछा है ना, फाइंड अल्फा इफ ए इज यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब कुछ लोग डॉट प्रोडक्ट लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, उससे बढ़िया हमको ये मेथड लगता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? उसका मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड निकाला इक्वल टू 1 किया। ठीक है, आइए ये 0.25 प्लस 0.16 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। स्क्वायर खत्म करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.41 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा स्क्वायर आपका 1 माइनस 0.41 यानी 0.59। अल्फा स्क्वायर आपका 0.59, तो अल्फा आएगा आपका प्लस माइनस का अंडर रूट 0.59। तो अल्फा आपका प्लस माइनस का 0.59 का स्क्वायर रूट, आई होप 0.7 से कुछ ज़्यादा, तो 0.75 से भी ज़्यादा, यानी 0.76 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। अल्फा का वैल्यू अराउंड 0.76। अब कुछ लोग यहाँ पे करके फंसते हैं कि अरे ये हमने तो आज तक रूट अंडर 4 निकाला है, 2 आता है, 0.59 अंडर रूट कैसे कैसे सोच लिया यार ये 0.76? हमसे तो नहीं सोचा जाता, ऐसे सोचा। 0.59 है, अगर ये 0.49 होता, सोचिए अगर ये 0.49 होता तो इसका रिजल्ट 0.7 होता। अरे भैया 0.7 का स्क्वायर क्या होगा? 0.49 होगा। तो अगर यहाँ पे 0.49 होता तो रिजल्ट मेरा 0.7 आता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 0.59 है, अगर ये 0.64 होता, एक ज्यादा ले लेते हैं, अगर ये 0.64 होता, 0.64 होता तो 0.8 रिजल्ट आता। ये 0.49, ये 0.64, कोई दिक्कत? अब ये 0.59 इससे 10 बड़ा है, इससे 5 छोटा है, दिख रहा है, तो रिजल्ट मेरा 0.75 से तो बड़ा आएगा, 20 से तो बड़ा ही आएगा। तो मैंने 0.76 या फिर 0.77 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना अराउंड चलता है, इतना रफ चलता है हम लोग के नीट में। ठीक है, जेई मेंस में भी चलता है। ऐसे सोचना है कि ये वैल्यू कितनी आई है। कुछ लोग यहाँ पे आप है ना सर पीटते हैं कि भैया ये क्या, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? तुक्केबाजी ही तो किया है हमने, कैलकुलेट थोड़े बैठ के किया अंडर रूट 0.59। तुक्के लगाए हैं बस कि ये 0.49 से बड़ा है तो 0.7 से बड़ा आना चाहिए। कितना बड़ा होना चाहिए? तो ये 0.64 के ज्यादा करीब है तो 0.5 से बड़ा होना चाहिए। खत्म। ऐसे दिमाग चलना चाहिए भैया, है ना? मैं इन सब छोटी छोटी चीजों पे इसलिए है ना भाव दे रहा हूँ इन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत होती है। दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, छोटी सी बात के लिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर क्या मतलब है इतना वेक्टर, इतना मैथ्स, इतना ये सब सीखने का? छोटा सा स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हम, है ना? तो फिर क्या मतलब है? इसका रिजल्ट कितना आया था भैया? 0.76, प्लस माइनस दोनों में चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस and b equals to this are function of time, then the value of t at which they are orthogonal to each other is। ये भैया नीट का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। देखिए कैसे, वेक्टर ए आपका कितना है? कॉस, वो डब्ल्यू टी नहीं ओमेगा टी है भैया। ठीक है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, है ना? ओमेगा को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इतना प्रॉपर उतना बनाने का है ना, कौन बनाएगा उतना? ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए। वेक्टर ए मेरा ये है, बी क्या है? एंगल आधा है, कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप। ठीक है भैया, प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, है ना? ये दो वेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों ऑर्थोगोनल हैं तो हमें टी निकालना है। ठीक है भैया, दोनों ऑर्थोगोनल है मतलब क्या? दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दें, ए डॉट बी जीरो कर देते हैं यार। अभी अभी तो सीखा है। ऑर्थोगोनल वालों क्या 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। कीजिए डॉट प्रोडक्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? कॉस ओमेगा टी
है ना, फिर कॉस ओमेगा टी बाई टू ये आएगा प्लस, ठीक है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, आई और जे कैप भैया जीरो हो जाएगा खत्म, तो साइन को ये जे को जे वाले के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल्स टू जीरो कर देना है, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, बोलते हैं ऐसे काहे लिखे हो, इसको ऐसे लिखो ना, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, यही तो है, कॉस ओमेगा टी दो बार तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, गलत है भैया ये, ऐसे नहीं दिमाग से सोचना है भैया, ये थीटा अलग अलग है, कॉट लिख दिया क्या मैंने यहाँ पे, ये कॉस होगा भैया, कॉस होगा ये कॉस, है ना, ये कॉस, एंगल दोनों अलग अलग है भैया, सेम नहीं है, यहाँ पे ओमेगा टी है, ओमेगा टी बाई टू है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ओमेगा टी की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री लिखा हुआ है, ऐसे मत लिख देना ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ लोग ज्यादा सोच लेते हैं, ठीक है। ये कुछ फार्मूला कुछ याद आ रहा है क्या, उस रिकॉल हो पा रहा है क्या, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है भैया, दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी होता है, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था, वैसा कुछ मैच कर रहा है क्या, इसको ए मान लो, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, कॉस ए माइनस बी मतलब क्या, ए ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू अगर जीरो हो रही है तो ये जो ब्रैकेट में जो एंगल वाला पार्ट है वो 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री ऑप्शन डिग्री में नहीं रेडियन में है, ठीक है भैया, पाई में है आई मीन, तो दिस इम्प्लाइज कि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री मतलब क्या, पाई बाई टू होना चाहिए, इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ओमेगा टी अपॉन टू इक्वल्स टू पाई बाई टू, टू से टू कैंसिल, टी पूछा है ना, पाई बाई ओमेगा, टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन है क्या, पहला ही ऑप्शन है, टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, किस किस को यहाँ तक क्लियर है, 90 डिग्री को ये इक्वल टू जीरो हुआ, सीधी सी बात है कि ये वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होगी तभी कॉस 90 जीरो होता है भैया, तो ये वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, 90 डिग्री मतलब क्या, पाई बाई टू, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, पहले लेक्चर में ही सिखा रखा है भाई ये सब, ठीक है, इसीलिए सिखाया था, देखा नीट का सवाल है ये, वेक्टर भी काम में आया, डॉट प्रोडक्ट काम में आया, ये फॉर्मूला काम में आ गया, डिग्री रेडियन का कॉन्सेप्ट काम में आ गया, एक साथ इतनी सारी चीजें आ गई, ठीक है। अगर इतनी सारी चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर, है ना, तो इसलिए स्टार्टिंग बेस एकदम क्लियर होना चाहिए भैया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है नीट का, है ना, इतने इजीली तरीके से कर दिया भैया, है ना, इसी को थोड़ा फास्ट में, है ना, खुद से सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में तो फास्ट ही करते हैं हम लोग, अभी तो मुझे सिखाना है तो एक एक स्टेप करके दिखाना है, ठीक है। आइए भैया, ये क्वेश्चन डन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब पार्टिकल मूव्स फ्रॉम इतना तो इतना, अप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इतना, देन फाइंड वर्क डन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, फोर्स दिया ही हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पहले पोजीशन क्या था, इनिशियल पोजीशन क्या था भैया, जीरो आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस फोर कैप, ये इनिशियल पोजीशन है, एस इनिशियल, एस फाइनल, फाइनली कहाँ पे चला गया वो, थ्री आई कैप, कलर चेंज, थ्री आई कैप और सिक्स जे कैप प्लस नाइन के कैप, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, घटा देंगे दोनों को, घटा देंगे तो ये कितना, थ्री आई कैप का थ्री आई कैप प्लस का फोर जे कैप प्लस का फाइव के कैप, इसको कोई दिक्कत, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वर्क डन आ जाएगा मेरा, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट साथ में कॉस थीटा,
है ना, यहाँ पे आई जे के कैप में है तो फिर वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉट लिख ही दिया तो फिर कॉस थीटा का है। ठीक है, कर दीजिए भैया। 3 i कैप क्या है मेरा, फोर्स कितना है, आई कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। डिस्प्लेसमेंट मेरा 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप। कर देंगे भैया, इनको सॉल्व कीजिएगा तो ये 3 माइनस का 8 प्लस का 10, 10 3 13 माइनस 8, 5 जूल आंसर। 5 जूल आंसर। इसका आंसर कितना आएगा भैया, वर्क डन 5 जूल। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सभी लोगों को क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, नीट 2023 का सवाल है वो, है ना। मणिपुर में उस टाइम थोड़ा सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो वहाँ पे दोबारा आई I मीन दूसरी बार में एग्जाम कराया गया। ठीक है, पहली बार में नहीं हो पाया था। आइए भैया, पार्टिकल मूव्स विथ अ वेलोसिटी इज दिस। अच्छा, मूव्स विद वेलोसिटी इतना मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इतना, द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड। वेलोसिटी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, फोर्स इनटू वेलोसिटी करना है, खत्म बात। मल्टीप्लाई करते हैं ना, 10 पचे 50 माइनस 30 प्लस 120, 170 माइनस 30 140, पावर है तो वाट, 140 वाट आंसर। डॉट प्रोडक्ट ही तो किया है, क्या किया, 10 इंटू 5 50, 10 दिया 30 तो माइनस 30 और 20 सके 120, वही चीज लिखा हुआ है, इसको सब सॉल्व कर दिया, 140 वाट आंसर। इतना 1 मिनट भी लगा क्या, इतना टाइम अब लगाना ही नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई करना, आई कैप जे कैप के कैप में सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, बीच में जो भी है उसको लगाते जाइए। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आइए भैया, ये 2 क्वेश्चन है बस, इसके बाद डॉट प्रोडक्ट आई होप कि क्लियर होगा। और जब वेक्टर का मैं रिवीजन कराऊंगा उसके बाद जो लेक्चर आए जो लेक्चर आएगा वेक्टर के प्रॉपर रिवीजन का, उसमें केवल क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, केवल क्वेश्चंस। ठीक है, वो मैं उस समय भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करा रहा हूं, अभी भी बता देता हूं, है ना। कि पहले इसके बाद बेसिक मैथ्स और वेक्टर, ये वेक्टर खत्म होने के बाद बेसिक मैथ्स और वेक्टर का, है ना, 2 वीडियो आएगा केवल, एक में पूरा बेसिक मैथ, एक में पूरा वेक्टर, क्विक रिवीजन। उसमें मैं जनरली कोई कॉन्सेप्ट आपको, जनरली कोई क्वेश्चन दूंगा नहीं करना, मैं खुद क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करके समझाने के लिए अगर मैं कोई क्वेश्चन लूंगा तो लूंगा, अदरवाइज आपको उस दौरान कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा सॉल्व करने को। उस दौरान केवल कॉन्सेप्ट्स रिकॉल कराए जाएंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें केवल क्वेश्चन दूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, एक बात सुन लीजिए। एग्जाम में क्या होता है ना, बहुत बच्चों के साथ मैंने बहुत लोगों को सुना है कि घर पे क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है, एग्जाम में नहीं होता। या फिर जब लेक्चर देख रहे होते हैं तो जब साथ में क्वेश्चन कराते हैं तब तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हिल जाते हैं हम लोगों से। अभी मैं बढ़िया बढ़िया सवाल कराऊं, अभी ही सिखाया है, अभी ही सवाल कराऊं तो अभी तो बनेगा ही, इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाते हैं हम लोग। अभी सिखाया, अभी सवाल करा दिया, कितने भी अच्छे अच्छे जे एडवांस लेवल के सवाल करा दूं आप कर दोगे, अभी तो कर ही दोगे। 5 दिन के बाद कोई कराए सेम सवाल बिना कॉन्सेप्ट रिकॉल कराए, कर लोगे। एग्जाम में तो यही करना पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं कि एग्जाम है ना, जो पेपर मिला उसमें पहले फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, फार्मूला सीट भी दिए वो लोग, कॉन्सेप्ट्स वाले पेपर भी दिए, अरे भैया वाह क्या बात है, हाँ रिवाइज कर लिया। ऐसा तो होता नहीं। आप सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर एकदम सारे, सोचो आप नीट का मेन एग्जाम दे रहे हो, 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी दिमाग में है, एक साथ सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें से चुन चुन के लगाना है एक एक क्वेश्चन में। ऐसी ट्रेनिंग की जरूरत है ना। यूट्यूब पे आप कहीं पे भी देख लेना, जो लोग भी रिवीजन सीरीज कराते हैं बहुत अच्छा कराते हैं, मैं, है ना, मैंने देखा है कुछ लोगों का बहुत अच्छा कराते हैं, नो डाउट बहुत अच्छा कराते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। लेकिन मुझे जो हल्का सा लगा कि नहीं, इसको थोड़ा सा और बेहतर अगर मैं कर सकता हूं तो मैं कोशिश करूंगा, है ना, कि पहले एक बार रिवीजन कराऊंगा प्रॉपर, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे डिस्कस मैं ही करूंगा, आपको करने के लिए नहीं दूंगा, मैं करूंगा, आप देखते रहना। ठीक है, मन करे तो सॉल्व भी कर लेना। लेकिन अगला जो लेक्चर आएगा उसमें केवल क्वेश्चंस होंगे और केवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ट्रेनिंग उसी हिसाब से होनी चाहिए, एकदम एग्जाम के लिए ट्रेनिंग। मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसलिए लिखा था कि रिजल्ट ड्रिवन अप्रोच से पढ़ाऊंगा मैं, है ना, एकदम सोच वहां पे है, एकदम उससे नीचे का एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ठीक है, आइए भैया, ये थी बातें, आगे वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो आप देख लेना।
वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है इतना एंड एक्सेलरेशन इज दिस, देन फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा है ना, यानी v cos थीटा पूछा है आपसे। ठीक है, ये पूछा है तो v, अरे भैया v डॉट ए क्या होगा मेरा, v a cos थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी अलोंग एक्सेलरेशन, यानी v cos थीटा पूछा है, यानी इसको मैं a से डिवाइड कर दूं तो ये केवल v cos थीटा हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए भैया। v डॉट ए कीजिए पहले, v डॉट ए करेंगे तो 2 इंटू 1 2 -2 और फिर +2 डिवाइडेड बाई ए मेरा कितना है, ए का मैग्नीट्यूड, ये ए का मैग्नीट्यूड है भैया। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड कितना, √4 4 8 1 9, √9 यानी 3, यानी ये रिजल्ट कितना कैंसिल, 2/3 आंसर, 2/3 डन। इतना जल्दी किया सॉल्व। ठीक है, क्या किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, v डॉट ए का करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, 2 आएगा ऊपर, और नीचे में a का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, √2a² + 1² + 2² करेंगे तो 3 आएगा, तो 2/3 आपका आंसर, ये है आपका v cos थीटा। पहला क्वेश्चन डन। सेकंड, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस एज। ठीक है, तो ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। एक ऐसा वेक्टर लेना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो दोनों के साथ कॉस प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, 1 + 1 -1, ये तो नहीं होगा, इसी के साथ फेल कर गया। ये +1 और k के साथ -1, हाँ इसके साथ तो 0 हो गया, इसके साथ 1 और इसके साथ -1, ये सेकंड वाला आंसर सही है भैया। दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करा लीजिए, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ने बोल दिया था, डॉट प्रोडक्ट करा लीजिए। अगर आपका रिजल्ट 0 आता है तो हाँ वो आंसर आपका सही होगा, या फिर कुछ लोग इन दोनों का सम कर देंगे, उसके साथ मैच करा लीजिए, उसके साथ जो भी 0 कर दे डॉट प्रोडक्ट में, वो भी वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग रिजल्टेंट निकाल के करेंगे, कुछ लोग ऐसे भी कर लेंगे, जैसे करना है आपकी मर्जी है। ठीक है, करना है बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, कुछ नहीं, a डॉट b इक्वल्स टू AB cos थीटा होता है। आपको अगर आज के लेक्चर में केवल इतना भी समझ में आया, इतना ही समझना था। समझ में आने का मतलब है कि ये a का मैग्नीट्यूड ये दिखना चाहिए, b का मैग्नीट्यूड दिखना चाहिए, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, बस इतना ही सारी चीजें हैं। फिर थीटा के बेस पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। ठीक है, अलग अलग चीजें, वो सब तो बचपन में भी कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, नया जो सीखा वो ये सीखा, और ये रिजल्ट स्केलर होता है ना, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा स्केलर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए। तो आई होप डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ, है ना, थैंक यू, थैंक यू, है ना, टेक केयर भैया, अपना ख्याल रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस हैशटैग, और फिर सी यू सून, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।